ये विश्लेषण इस बात का है कि कुछ तो बदले बदले लग रहे हैं जनाब, और चर्चा है फिलहाल मोदी सरकार की। चर्चा ये है कि जो भारत सरकार 370 जैसे फैसले हों, या नोटबंदी जैसा फैसला, या ट्रिपल तलाक जैसा मामला हो, या सर्जिकल स्ट्राइक करनी हो, ऐसे सभी मामले बिना पूछे बिना किसी को बताए कर दिया करती थी, वो सरकार आज जब तीसरी बार रिपीट होकर आई है उस समय बहुत से फैसले सोच समझ कर रही है। चाहे हाल ही में ब्रॉडकास्ट सर्विस बिल का मामला हो, सरकार ने उसे वापस मंगा लिया, या फिर हाल ही के अंदर भारत सरकार के द्वारा वक्फ बोर्ड पर किया गया फैसला हो, उसे जेपीसी के पास भेज दिया, जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के पास भेज दिया। और सबसे ताजा मामला तो निकला लेटरल एंट्री हायरिंग का मामला, जिसमें भारत सरकार ने भर्ती ही रद्द कर दी जब उनके सहयोगी और विपक्ष हमलावर हुआ। ऐसे में भारत सरकार ने हाल ही में जो अपने फैसले पलटे, इसे देखकर बड़ा सवाल बन रहा है कि भारत सरकार राष्ट्रीय मुद्दों पर क्या बैकफुट पर आ गई है। अब तक चर्चा राष्ट्रीय मुद्दों की थी, अब चर्चा के साथ साथ एक और चर्चा जुड़ गई है, और वो चर्चा है अंतर्राष्ट्रीय स्तर की। अंतर्राष्ट्रीय स्तर की कैसे? जब भारत का विश्व में डंका बज रहा था, जब भारत को विश्व गुरु कहा जा रहा था, जब जयशंकर साहब नहीं जेम्स बॉन्ड कहला रहे थे, दुनिया भर में इनके वीडियोस वायरल हो रहे थे, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पाकिस्तान को जहां तहां ललकारा जा रहा था, पाकिस्तान के विषय पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर और भारत की रूस को लेकर जो कूटनीति थी, इस पर आए दिन कोई नई खबर बनती थी। जयशंकर साहब के बयान सीधे अमेरिका के साथ टकराने वाले थे और रशिया के भारत के साथ संबंधों पर भारत का स्वतंत्र विजन रखने वाले थे। इतना ही नहीं, जयशंकर साहब के बयान बहुत वायरल होते थे और वो कहते थे कि अगर मैं स्मार्ट हूं तो इसमें दिक्कत क्या है। ऐसे बयान जिनकी तारीफ भारत ही नहीं चाइना तक में हुआ करती थी, वो भारत सरकार हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी पिछड़ती दिखी है, बैकफुट पर दिखी है। हाल ही का वाकया सुनिए, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जुलाई में रशिया यात्रा पर इन्हें पुतिन के द्वारा रूस का सर्वोच्च सम्मान दिया गया, उसके बाद अमेरिका नाराज हुआ, हमें धमकी आई। धमकी की सबूत आपके सामने डोनाल्ड लू के उस बयान से समझी जा सकती है, जब वो अपने सामने कमेटी में बैठकर कह रहे थे कि सर, हमने भारत के साथ जो व्यवहार किया उसके कारण परिणाम ये निकले कि मोदी जी रशिया गए तो सही, लेकिन कोई डील करके नहीं आए, कोई भी ऐसी बात बोलकर नहीं आए जिससे ये लगे कि वो रशिया के पक्षधर हैं। इतना ही नहीं, यूएस ने बकायदा भारत को रशिया यात्रा पर जाने पर धमकाया। उनकी ट्रेजरी ने हमसे कहा कि आपके रिश्ते जो रशिया की बैंक के साथ हैं उन्हें हम होल्ड कर देंगे, रुकवा देंगे। भारत को धमकाया गया, 30 दिन का टारगेट दिया गया। इस पर भी हमने सेशन किया, आपको बताया कि प्रधानमंत्री की यात्रा पर अमेरिका की धमकी आई तो भारत यूक्रेन की यात्रा पर निकल लिया। प्रधानमंत्री इनको बैलेंस करने के लिए आज यूक्रेन की यात्रा पर हैं। तो भैया बहुत सारे सवाल हैं कि राष्ट्रीय स्तर पर आप पलट गए, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आप बैकफुट पर चले गए। तो ये तो वो पॉइंट हुए जहां से आपको पता चला कि आप बैकफुट पर कैसे गए। प्रधानमंत्री या फिर मोदी 3.0 का बैकफुट पर जाना तो सबको दिखा, भारत का विश्व गुरु से विश्व बंधु हो जाना सबको दिखा, लेकिन बड़ा सवाल यह बना कि ये आफ्टर ऑल हुआ कैसे। और हुआ कैसे के साथ साथ हम ये भी बताएंगे कि ये वर्तमान में भारत सरकार की कोई मजबूरी है या फिर ये कोई स्ट्रेटजी है। ऐसा क्यों? तो आइए सेशन को आगे सुनते हैं। अब तक आपने सुना कि भारत सरकार राष्ट्रीय साथ ही साथ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पीछे पैर खींच रही है। अब उसके कारण समझते हैं कि क्यों ऐसे कारण हमें दिखाई पड़ रहे हैं, क्योंकि अब हम खुद भी ये समझ पा रहे हैं। क्या? जैसे पहला कारण, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वर्तमान सरकार सहयोगियों के सहारे चल रही है।
वो सरकार जो कभी बहुमत में हुआ करती थी अकेले बीजेपी के दम पर, आज वो सहयोगियों के दम पर बहुमत में है। यानी मोदी 3.0 में बीजेपी को स्पष्ट बहुमत ना हो पाना, सहयोगियों की वजह से बनी हुई सरकारें आज हमें ये दिखाती हुई दिख रही हैं कि मोदी जब पहली बार आए, दूसरी बार आए और जब तीसरी बार आए तो तीनों में बड़ा अंतर था। पहली 2 बार आप बहुमत में आए, लेकिन तीसरी बार आप सहयोगियों के साथ आए। सहयोगियों के साथ आकर भी आप सरकार तो बना लिए, लेकिन अपोजिशन इतना खुश हुआ कि उसने इसे अपनी जीत करार दे दिया। आज अपोजिशन खुश है कि उसने सरकार में बीजेपी को बहुमत में जाने से रोक लिया, भले ही अपोजिशन सरकार में नहीं है। सत्ता पक्ष भी कहीं ना कहीं इस बात पर तो खुश है कि हम तीसरी बार सरकार बना गए। पहली बार ऐसा है कि इलेक्शन कमीशन पर कोई लांछन नहीं लगा। इसका मतलब यह चुनाव बड़ा ही फील गुड फैक्टर वाला तो था, लेकिन भारत सरकार को अपनी सरकार चलाने में या मोदी जी को अपनी सरकार चलाने में सहयोगियों का साथ लेना पड़ा, वो साफ साफ दिख भी रहा है। ऐसे में क्या यही सबसे बड़ा कारण है कि अब सहयोगियों का साथ लेते लेते आप बहुत से मामलों के ऊपर यू टर्न लेने लगे हैं? क्या आप बहुत ज्यादा विचार करने लगे हैं, या फिर कोई और कारण भी है जिससे आपको यह लगता है कि अगर नहीं चला मामला तो फिर हमारे साथ भी वैसी ही कॉन्स्पिरेसी हो सकती है जो पड़ोसियों के साथ हुई है? ऐसा हम क्यों कह रहे हैं? देखिए, अब तो हाथ कंगन को आरसी क्या और पढ़े लिखे को फारसी क्या वाली फीलिंग है। भारत के पड़ोसी मुल्क, चाहे पाकिस्तान में बैठा इमरान खान हो, या फिर हमारे पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश में बैठी शेख हसीना हो, श्रीलंका में बैठे हुए राजपक्षे हो, या फिर मालदीव्स में बैठे मुइज्जू हो, इन सब को नचाने वाला केवल एक ही था, नाम था उसका अमेरिका। जी हां साथियों, अमेरिका ने जिस तरह से भारत के सारे पड़ोसियों को नचा डाला, उसके प्रमाण तो अब साफ दिखते हैं। प्रयास भारत को भी नचाने का हुआ। सिख सेपरेटिस्ट पन्नू की मौत का, पन्नू की कॉन्स्पिरेसी का भारत पर जो आरोप लगा था, इतना ही नहीं, भारत के पड़ोसी देशों में जो हाल के बयान हुए, जो हाल की स्थितियां हुई, वो किसी से छुपी हुई नहीं है। मालदीव्स हो, श्रीलंका हो, उन सब पर डोनाल्ड लू का अपनी ही कमेटी में दिया गया बयान काफी वायरल है। इवन इतना ही नहीं, इमरान खान का तो सीधा नाम लेकर बयान था कि मेरी सरकार को गिराने वाला कोई और नहीं, अमेरिका का यह सेक्रेटरी डोनाल्ड लू है, जिसे एशिया के लिए भेजा गया है। यही सब घुमा रहा है, यही मेरे सांसद खरीदवा दिया, यही मेरी सरकार गिरा दिया। अब जब इतने लोग बोल रहे हैं तो कुछ तो अमेरिका रियल में कर रहा है। आप यहां पर खबर देखें, असिस्टेंट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ब्यूरो ऑफ साउथ एंड सेंट्रल एशियन अफेयर लू ट्रैवल टू इंडिया, श्रीलंका एंड बांग्लादेश। ये मई 9, 2024 की कटिंग है, यानी ये उस दौर की कटिंग है जब भारत में चुनाव चल रहे थे। मेरे प्यारे साथियों, एक और कटिंग आपको मैं दिखाता हूं जिससे यह विश्वास हो जाएगा कि एक कॉन्स्पिरेसी केवल शब्दों में नहीं होती, रियल में भी होती है, लेकिन इस पर यकीन करना मुश्किल होता है। आपके सामने एक तथ्यात्मक डेटा है 13 मई का, जिसमें जानकारी है कि यही लू पहुंचे थे ढाका यानी बांग्लादेश। ये 13 मई 2024 की कटिंग है, सरकारी न्यूज चैनल की कटिंग है। और इसी के जस्ट पीछे आप यहां पर 28 मई 24 की कटिंग देखते हैं, जिसमें शेख हसीना कहते हुए दिखती हैं कि एक गोरे आदमी ने कहा है कि अगर सत्ता में बने रहना चाहती हो तो हमें बांग्लादेश में एयर बेस बना दे दो, जिस पर मैंने सेशन भी किया। सेंट मार्टिन आइलैंड चाहता था अमेरिका, और जब शेख हसीना ने मना किया तो सरकार पलटा दी। ये आपके सामने है। तो भारत के सामने ना केवल सहयोगियों का संकट है, अपितु जो पड़ोसियों के साथ हुआ और डोनाल्ड लू की जो एक्टिविटी है वो भी सबके सामने है। इस विषय पर भी हमने आपके सामने सेशन करके जानकारी दी थी कि यह मामला कैसे अमेरिका से जना हुआ है, और इस बात का प्रमाण अब वीडियो में उपलब्ध है, जब डोनाल्ड लू खुद सार्वजनिक तौर पर खुद की तरफ से यह बोलते हुए पाए जाते हैं कि चाइना को रोकने के लिए हमें यह सब प्रयास करने पड़ रहे हैं।
ऐसे में वर्तमान भारत सरकार और विदेश मंत्री अपनी तरफ से क्या प्रयास कर रहे हैं सरकार बचाने का, या फिर अपने देश में भी वैसी स्थितियां ना पनप जाएं जो हमारे पड़ोसियों में पनपी। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? हाल ही में भारत के अंदर हुए प्रोटेस्ट्स को अगर देखा जाए, फिर चाहे कोलकाता रेप मर्डर केस हो, 21 तारीख का हुआ भारत बंद हो, और हाल ही में अगर आपको टिकैत साहब का बयान सुनने को मिले, तो इससे आपको कहीं ना कहीं इस बात का संदेह जरूर होता है कि ऐसी स्थितियां जो पड़ोसियों के यहां घटी वो हमारे यहां घटने में ज्यादा वक्त नहीं लेंगी। टिकैत साहब ने हाल ही में अपना बयान देते हुए बांग्लादेश के मुद्दे पर कहा कि वो 15 साल से सत्ता में थी, अपोजिशन जेल में था, जनता में गुस्सा था, इसलिए उन्हें उखाड़ फेंका। उनसे पूछा गया क्या भारत में भी ऐसा हो सकता है? इन्होंने कहा देश की जनता भी सरकार से गुस्से में है, देश में भी ऐसा हो सकता है। अरे वो तो दिन छूट गया जब 25 लाख किसान सड़क पे थे और उन्होंने किसी के बहकावे में आकर लाल किले की चढ़ाई कर दी। अगर वो उसी समय संसद पर चले गए होते तो ये सरकार तो कब की भाग गई होती। मतलब भारत के भी हालात कुछ ज्यादा बेहतर नहीं हैं। देश के अंदर आंदोलनकारी या आंदोलनों का नेतृत्व करने वाले राजनेता जब खुलेआम इस तरह का बयान देते हो तो वर्तमान स्थिति समझने में कोई ज्यादा रॉकेट साइंस लगाने की जरूरत नहीं है। आंदोलन की ही आवश्यकता है। देश तो बिल्कुल बम के गोला बारूद के ढेर पर ही बैठा है, ऐसी फीलिंग बयानों में साफ दिखती है। इसका मतलब तो यह हुआ कि अगर भारत में आज भारत सरकार हर चीज को सोच समझकर चल रही है तो उसका मसाला सामने बैठा दिख रहा है। किस तरह के प्रोटेस्ट्स हैं, किस तरह की रणनीतियां चर्चा में हैं, जो घटनाएं हो रही हैं वो कुछ ज्यादा सूदिंग तो नहीं है, और अमेरिका भी इस मामले में किसी तरह से कोई भी कमी छोड़ने वाला नहीं है। तो बड़ा सवाल यह बनता है कि ऐसे में भारत सरकार की वर्तमान स्थिति कोई कूटनीति है या इनकी मजबूरी है? आज सरकार जो रुककर चल रही है ये डर गई है या कोई स्मार्ट कदम उठा रही है? आइए इसके बारे में भी जान ही लेते हैं। मेरे प्यारे साथियों, जब तक बात होती है सरकार के रिपीट करने की, तो प्रधानमंत्री इस बार भी सरकार बनाने में कामयाब हुए और इतने जबरदस्त अंकों के साथ अपनी सरकार रिपीट किए जितनी जबरदस्त तो कभी कोई सरकार सिंगल मेजॉरिटी में थर्ड टाइम रिपीट ही नहीं की थी। आप इतना जबरदस्त तरीके से रिपीट कर गए, रिपीट किए, लेकिन अपोजिशन ने मसाला छिड़कने में कमी नहीं छोड़ी। सहयोगियों को खूब मोटिवेट किया गया कि नायडू साहब, नीतीश साहब, बढ़िया से पद ले लेना, अगर बढ़िया पद नहीं मिले तो फिर समझना सरकार को आपकी जरूरत नहीं है। इन्हें खूब बरगलाया गया। जेडीयू को और चंद्रबाबू नायडू को खूब मोटिवेट किया गया कि आप बढ़िया पद ले लेना, अगर नहीं ले पाते हो तो हमारे साथ मिल जाना, हम आपको बढ़िया प्रधानमंत्री का पद तक ऑफर कर देंगे। लेकिन इसके बावजूद भी इस गठबंधन की सरकार में प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में जो मोदी 3.0 बनी, उसमें सारे मंत्रालय उन्हीं लोगों के पास रहे, या फिर यह कहिए कि मोदी सरकार के जो पुराने मंत्री थे वो वापस से कैबिनेट में दिखे और की पोजीशंस पर दिखे। इस पर भी अपोजिशन ने सहयोगियों को भड़काने का खूब मसाला छिड़का। कहा आपको तो बहुत बेइज्जती हो गई जनाब, झुंझुना थमा दिया गया। इतना ही नहीं, इसको संभालने के लिए प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में जो गजब का बजट निकाला मैडम ने, उस बजट में दोनों के पास धन थमा दिया कि सर पैसा लगाइए, राज्यों का विकास करिए, आप इस काम से आगे काम बढ़ाइए। यानी नंबर 1 जिसे हम फेलियर समझ रहे थे वो एक कूटनीतिक दाव था। अपना एक भी पद कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। जिस स्पीकर के पद के लिए या फिर जो बनने वाले महत्वपूर्ण पद थे, उन पदों को बिना दिए भी केवल बजट से अकोमोडेट अपने सहयोगियों को करने में कामयाब हुए। मतलब यह एक इनका कूटनीतिक दाव था जो कि बजट के बाद बड़ी चर्चा में आया। इसका मतलब यह हुआ कि ये कहीं ना कहीं अपने किसी भी पद को दिए बिना कामयाब हो गए। अब दूसरी बड़ी बात समझते हैं। इस बार के इलेक्शन में 2 बड़े बिंदु उठे थे। पहला बिंदु उठा था राहुल गांधी जी के द्वारा संविधान बचाओ का नारा कि संविधान बचाना है, संविधान बचाना है। और दूसरा
मोदी तानाशाह है। मोदी तानाशाह है और संविधान बचाना है। संविधान में असल में ऐसा क्या है जिसको बचाने की बात की जा रही थी? आंसर था सबको साथ लेकर चलना, लोगों की बातें सुनना। मोदी सरकार पर आरोप था कि 370 जैसा फैसला बिना किसी को बताए ले लेते हैं, नोटबंदी बिना किसी को बताए कर देते हैं, सर्जिकल स्ट्राइक बिना बताए कर देते हैं, और तो और किसको क्या डिपार्टमेंट मिलेगा ये तक नहीं बताते। इसका मतलब यह हुआ कि इस बार एक्सप्रेशन का अनुवाद करने का अर्थ रखा गया। बहुत सारे बिल सरकार हमसे बिना पूछे ही ले आती है। ऐसे में भारत सरकार ने बड़ा ही टेक्निकल तरीके से अपनी उस इमेज को साफ करने का काम शुरू कर दिया जिसे इनकी मजबूरी समझा जा रहा था, लेकिन वो एक कूटनीति थी। वो कैसे, जरा समझते हैं। सवाल था कि ये संविधान की नहीं चलने देते, सवाल था कि ये किसी की नहीं सुनते। जब सरकार खुद आकर बयान देती है कि हम अंबेडकर जी के द्वारा बनाए गए संविधान के प्रति प्रतिबद्ध हैं, तो वो इस बार करके भी दिखाती है। जिसे आप और हम यू टर्न मान रहे हैं, असल में वो पूरी संवैधानिक प्रक्रिया है। उन्होंने कोई भी चीज सही मायने में यू टर्न नहीं ली है। आइए मैं एक एक करके विस्तार से बताता हूं। चर्चा होती है ब्रॉडकास्ट सर्विस बिल की। असल मायने में यह बिल आया ही नहीं था, तो फिर यू टर्न किस बात का हुआ? अब आप पूछेंगे क्यों नहीं हुआ? देखा नहीं क्या ड्राफ्ट बिल सबके सामने आया था? जनाब, ड्राफ्ट बिल ही सबसे पहले आपके सामने फ्लोट किया जाता है। इंटरेस्टिंगली आपको पता हो कि यह बिल सरकार बनने के बाद नहीं आया, सरकार से पहले का था। आप में से कुछ लोग कहेंगे नहीं, सरकार से पहले का जो ब्रॉडकास्ट बिल लोगों के सामने आया था और जो इस बार आया, इनमें थोड़ा सा परिवर्तन था, लेकिन दोनों ही ड्राफ्टिंग की फेज में बाहर आए, संसद के पटल पर नहीं रखे गए। जब संसद की पटल पर ही नहीं रखे गए, तो इस बिल के माध्यम से आपके बीच में एक सुगबुगाहट छेड़ दी गई कि सरकार की मंशा क्या है। जनता के बीच का भाव जानने भर के लिए ड्राफ्ट डाला गया था। ड्राफ्ट डालने का काम पहली बार नहीं हुआ, मल्टीपल टाइम पिछली सरकारों में भी हुआ। चाहे फिर वो डिजिटल बिल आना हो, ओटीटी प्लेटफॉर्म्स की बात हो, आईटी रूल्स हो, या फिर इंटरमीडियरी के रूप में फेसबुक और इंस्टा इन पर लगाने वाला कानून हो, ये सब इसी प्रकार से ड्राफ्ट करके डाले गए थे, लोगों की राय ली गई थी। ठीक इसी प्रकार का काम यहां पर भी हुआ, अर्थात ये बिल लौटा नहीं है। आंसर है रिकंसीडर किया जा रहा है, रिकंसीडर किया जा रहा है, यानी दोबारा आएगा। नंबर दूसरा, जिस वफ्त बोर्ड को लेकर के सवाल उठते हैं, अब रिकंसीडर का मतलब समझिए, आपकी राय मानी गई है, संवैधानिक प्रक्रिया है ना। संविधान जो बचाना है, बचा तो रहे हैं, सुन रहे हैं आपकी। जब ये ना सुने तो भी गाली खाएं कि देखो तानाशाह हो गए, सुन लिए तो कह दिया कि झुका दिया। और सुनिए साहब, वफ्त बोर्ड की कहानी सुन लीजिए। वफ्त बोर्ड पर जो सरकार कानून लेकर आई, जो बिल लेकर आई, उस बिल को कैंसिल नहीं किया है, जेपीसी के पास भेजा है, ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के पास भेजा है, और इसमें बहुमत में सरकार के अपने ही लोग होते हैं। यह वही जेपीसी है जिसके लिए ना जाने कितनी बार राहुल गांधी जी ने अपोजिशन में रहते हुए पहले भी बहुत मांग की है कि इस पर राफेल का मुद्दा हो रहा है, या फिर वो उनका इजराइल वालों का पेगासस था, उसका मामला है, बोले जेपीसी बिठाओ। इस बार बिना कहे जेपीसी में भेज दिया। लीजिए सर, संवैधानिक प्रक्रिया है, आप चाहते हैं जेपीसी में भेजा जाए, लीजिए जेपीसी में भेज देते हैं। अर्थात संवैधानिक प्रक्रिया की पालना की जा रही है। तो क्या यह मान लें कि सरकार वक्त पर झुक गई? नहीं, जो कानून था वही है, जेपीसी के सामने रख करके तो ऑथेंटिकेट किया जा रहा है कि सरकार संवैधानिक तरीके से चल रही है। और तो और इंटरेस्टिंगली जिस चीज को लेकर के बहुत कयास लगाए जाते हैं, और वो ये कि सरकार लेटरल एंट्री मामले पर झुक गई। असल मायने में वो वहां झुकी नहीं, उसकी आड़ में एक बहुत बड़ा न्यूज साइड में चला गया। न्यूज के एवज में एक दूसरी न्यूज उसे दबा गई। आप पूछेंगे क्या? 20 साल बाद सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत लैंडमार्क डिसीजन दिया था 6-1 के बहुमत से, और वो डिसीजन था सब कैटेगराइजेशन इन SC ST।
ऐसे में सब कैटेगराइजेशन की वजह से अपोजिशन अपना ध्यान पूरी तरह 21 तारीख के आंदोलन पर लगा रहा था कि 21 तारीख को भारत बंद को सफल बनाएंगे। इसी बीच में एक सब कैटेगराइजेशन का तूल दे दिया जाता है। सब कैटेगराइजेशन वही यूपीएससी निकालती है जो भारत सरकार से ही पूछ करके वैकेंसी निकालती है, लेटरल एंट्री की। उस लेटरल एंट्री की भर्ती को निकाला जाता है। कुछ 41 के आसपास 45 के आसपास पद निकाले जाते हैं। 45 के आसपास खुद ही तो पद निकालते हैं और उन्हें खुद ही कहकर वापस ले लेते हैं कि नहीं, जनता को पसंद नहीं आ रहा, हमारे सहयोगी दल बुरा मान रहे हैं, उन्हें लग रहा है कि हम आरक्षण विरोधी हैं। नहीं, हम आरक्षण विरोधी नहीं हैं, हम भी सोशल जस्टिस के पक्षधर हैं। और ऐसा कह के सरकार लेटरल एंट्री को वापस लेकर दो तरीके से इस रिजर्वेशन में अपने आप को रिजर्वेशन का पक्षधर दिखाकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले में अपना समर्थन दिखा गई। जरा इंटरेस्टिंग तरीके से समझिए इस कूटनीति को। एससी एसटी मामले में सुप्रीम कोर्ट का फैसला, उस पर सरकार तुरंत प्रभाव से बाहर आती है और कहती है कि हम क्रीमी और नॉन क्रीमी मामला नहीं लागू करेंगे। यानी पहला कि हम उनके खिलाफ नहीं हैं जो पहले से ही इस रिजर्वेशन से लाभ के पद पर हैं, नंबर एक। नंबर दूसरा, लेटरल एंट्री जैसी चीज अगर ये रिजर्वेशन पर कुठाराघात करती है, हम सामाजिक न्याय के पैरोकार हैं और हम इस चीज में आपके साथ हैं, यानी हम रिजर्वेशन के पक्षधर हैं। इसका मतलब समझिए, जिस लेटरल एंट्री को बैकफुट पे जाने की बात कहा जा रहा है, असल मायने में वो सेंट्रल का यू टर्न नहीं, अपितु ये वैसा ही प्रेशर वॉल्व थ्योरी है जो कभी अंग्रेजों ने कांग्रेस को बनाकर की थी। कहते हैं ना कि कांग्रेस का निर्माण अंग्रेजों के द्वारा उस समय प्रेशर कुकर की तरह किया गया था, प्रेशर कुकर के विसल की तरह किया गया था। सेफ्टी वॉल्व सिद्धांत यूज किया जाता है, तो ये सेफ्टी वॉल्व का काम यहां पर कर गया। और रही अंतरराष्ट्रीय स्तर की बातें, तो साथियों अमेरिका को काउंटर करना भारत ने कितना अच्छे से सीखा है, इसका एक नमूना शेख हसीना के रूप में देख लीजिए। भारत ने कूटनीतिक रूप से जो कार्य किया वो जानकर आश्चर्यचकित खुद अमेरिका है। जिस शेख हसीना को आईओसी के लगभग 56-57 मुस्लिम राष्ट्र अपने यहां शरण ना दे पाए हों, नंबर वन। यूके जिसको शरण देने से मना कर दिया, अमेरिका जिसने सरकार गिराई और जिसने वीजा कैंसिल कर दिया, उन शेख हसीना को डे वन से लेकर आज तक भारत ने सुरक्षित अपने यहां पर रखा हुआ है। आप विचार कीजिए कि आपके यहां पर सरकार गिराने वाला अमेरिका है और उसी अमेरिका को आपने आंखें दिखाकर उसके विरोधी को अपने यहां रखा और उसके बेटे से कहलवा दिया कि मैडम वापस जाएंगी जब हालात सही हो जाएंगे। मतलब हल्के में अमेरिका भी खुद को ना ले। इसकी स्थिति में भारत ने लेकिन अमेरिका को बैलेंस इंटरेस्टिंग तरीके से किया। और वो कैसे किया? अमेरिका के लिए जो पुतिन का मामला बड़ा मामला बन रहा था, उनसे कहा कि आप चिंता मत करिए, आपको पुतिन के पास जाना अगर अखर रहा है, हम यूक्रेन की यात्रा पर जाएंगे, पोलैंड की यात्रा पर जाएंगे, हम आपको दिखेंगे कि हम पूरी तरह से न्यूट्रल हैं, लेकिन हम अपने पड़ोसियों के मामले पर सक्रिय हैं। अर्थात यह एक कूटनीतिक प्रयास था जिसमें अमेरिका के दुश्मन शेख हसीना को अपने यहां पर शरण दी गई और उसके साथ साथ उसी को बैलेंस करने के लिए तत्काल प्रभाव से कहा गया कि हम यूक्रेन की यात्रा पर जाएंगे। यूक्रेन की यात्रा पर जाना असल में शेख हसीना को भारत में सुरक्षित शरण देना और अमेरिका को इस बात के लिए मजबूर कर देना कि यार इनसे अब क्या जान ले लेंगे हम, बेचारे ये तो हमारे कहने पर ही यूक्रेन चले गए हैं। भारत इस बार बड़ा ही सोच समझकर कूटनीतिक प्रयास कर रहा है। एक और दाव इसमें भारत का छिपा है और वो ये है कि पुतिन जो भारत के परम मित्र हैं, क्या उन्हें यह बात नहीं अखरेगी कि मोदी जी जेलेंस्की से मिलेंगे? जरूर अखरेगी, लेकिन खुद पुतिन चाहते हैं कि एक बार जेलेंस्की के साथ चले जाइए, क्योंकि इस समय यूक्रेन रशिया में एंट्री कर चुका है।
रशिया के अंदर जाकर गोलीबारी कर रहा है, लगभग 1175 स्क्वायर किलोमीटर एरिया में एंट्री कर चुका है। मोदी जी यहां जाकर यह दिखाएंगे कि देखो हम तो आए थे अपनी वही बातें करने, डिप्लोमेसी, डायलॉग और पीस की करने। अब पुतिन ने न्यूक्लियर बम चला दिया तो हम क्या करें। मेरे प्यारे साथियों, अगर आपको भी यह बात समझ में आती है तो जरूर कमेंट बॉक्स में अपनी राय रखें। और हां, इसके अतिरिक्त आपके दिमाग में कोई और थॉट बनती है कि नहीं सर, यह तो सब और केवल कहानी है, यहां समझने की आवश्यकता है कि देश के अंदर अमेरिकी इन्फ्लुएंस ज्यादा ना हो, इस वजह से भी अमेरिका को ठंडे से साथ में लेकर चलना यह भारत की कूटनीति है। और इस कूटनीति के कारण ही भारत सरकार इस टर्मोइल की स्थिति में चीजों को बैलेंस करने में कामयाब होगी।